is equal to kh into mole fraction of the gas. प्रेशर का इफेक्ट भी पढ़ाया, राउल्ट्स लॉ स्टार्ट किया, और राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ भी पढ़ा दिया। फिर हमने स्टार्ट किया आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, इस पे हम लोग हैं। तो एक टेबल बना लो तुम लोग, एक साथ ही कंप्लीटली उसको एक में लिखा देता हूँ। हाँ, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड दिखाया ना। जब कभी भी सॉलिड्स को हम सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो होता है, वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड वो तो वेपर्स बनाएगा नहीं। तो जो रेड वाला मैंने बनाया था, है ना, वो पानी है। और जो NaCl है शायद, चलो जो भी है, यहाँ पे जो NaCl है वो कम दिख रहा है तो NaCl को ही रेड ले लेते हैं, मतलब ऑरेंज ले लेते हैं। और जो H2O है उसको हम लोग ग्रीन ले लेते हैं। देख रहे हो, जहां यहाँ पे NaCl सरफेस पे आया है वहां से तो वेपर्स बनेगी नहीं, NaCl तो वेपर बना नहीं पाएगा। इसलिए जो वेपर प्रेशर है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वो सॉल्वेंट कम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड PH2O। और वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इंटू P0H2O, वेयर P0H2O क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। इसके ऊपर जो ग्राफ दिखा दिया था कि इस तरीके से बनता है, और यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया। तो सेक्शन बढ़ा देता हूँ मैं। 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे तुम्हें ऑलमोस्ट, आइडियल नॉन आइडियल ऐसे करके। यहाँ पे लिखो आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ पे लिखो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी हम 2 पार्ट कर देंगे। एक हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, एक हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। एक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन, और एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। दोनों हेडिंग डाल लो। स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत तो बता दिया था ना, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो हर एक कंडीशन में राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो हर एक कंडीशन पे राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है। ठीक है।
आइडियल सोल्यूशन का जो पी ऑब्जर्व होगा, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर लगाएगा सॉल्यूशन, वो P0 A एक्स ए प्लस P0 B एक्स बी के बराबर होगा। जो जो तुम मेजर करोगे प्रेशर बाहर से, वो इक्वल होगा P0 A एक्स ए प्लस P0 B एक्स बी। मतलब ऑब्जर्व जो है वो थ्योरेटिकल के बराबर आएगा, तब हम बोलेंगे कि आइडियल सोल्यूशन है। और नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर जब पॉजिटिव डेविएशन होगा, उसके अंदर क्या है, पी ऑब्जर्व वो ज्यादा आ जाएगा पी राउल्ट्स के। राउल्ट्स मतलब जो तुम थ्योरेटिकली सॉल्व करते हो। वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? कनेक्शन इशू है क्या? सर आ रहा। और नेगेटिव डेविएशन के अंदर क्या आएगा, पी ऑब्जर्व इज पी राउल्ट्स। अच्छा, पी राउल्ट्स क्या होता है बोलो? पी राउट्स यही है, P0 A एक्स ए प्लस P0 B एक्स बी। पी ऑब्जर्व क्या है, P0 A एक्स ए P0 B एक्स बी। अभी अभी जो है जिसको आवाज नहीं आ रही है, उसको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा ना। हाँ, फिर से ज्वाइन कर लो, जिनकी जिनकी आवाज का दिक्कत है वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि बाकी लोग तो बोल रहे आ रही है आवाज। तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जैसे हमने ए और बी को मिला के आइडियल सॉल्यूशन बनाया, तो ए और बी के बीच के जो इंट्रैक्शंस होंगे, वो ए के इंट्रैक्शंस और बी के इंट्रैक्शंस के बिल्कुल बराबर होंगे। तभी तो जो ओवरऑल प्रेशर है वो इनके समेशन के बराबर हो रहा है। तो कभी भी आइडियल सॉल्यूशन होता है तो यहाँ पे ए की भी वेपर्स मिलती हैं और बी की भी वेपर्स मिलती हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है पहले से। और यहाँ से हम पी राउल्ट्स निकाल लेते हैं, और वो पी राउल्ट्स जो है इक्वल टू आ जाता है पी ऑब्जर्व। ये किसमें होता है, आइडियल सॉल्यूशन। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ए के इंट्रैक्शंस हैं, ए के जो सर ऊपर लीजिए ना। हाँ, अभी बता देता। ए के जो इंट्रैक्शंस हैं वो बी के इंट्रैक्शंस के बराबर आएंगे। और वो बराबर आएगा ए बी के इंट्रैक्शंस। मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो आइडियल हैं। जैसे ए के इंट्रैक्शन है वो बी के इंट्रैक्शन के बराबर है, और इनको मिलाने पर जो नए इंटरेक्टिव फोर्सेस आएंगे ए बी के बीच, वो भी बराबर होंगे।
इसमें क्या होगा देखो, ये ए बी सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। तो पॉजिटिव डेविएशन होगा तो जो वेपर्स बनेंगी, ये वेपर्स हैं जो मैंने वेपर्स बनाएंगे, ये पी ऑब्जर्व जो है वो ज्यादा होगा पी आर से। सही बात है, राउट से ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ए बी का इंटरेक्शन होता है तो फोर्स वीक हो जाते हैं। और बताओ, जब ए और बी के बीच के फोर्स वीक होंगे तो वो लिक्विड्स एक दूसरे को ज्यादा फोर्स के साथ हेल्ड करके नहीं रखेंगे, तो उनका वेपराइजेशन आसान होगा, इसलिए ज्यादा वेपर्स मिलेंगी। इसलिए जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा वो कैलकुलेटेड से ज्यादा आता है। लिखेंगे, इसमें क्या होता है, ए बी टाइप इंटरेक्शंस ग्रेटर देन ए टाइप और बी टाइप, है ना। इनके इंडिविजुअल इंटरेक्शन से ज्यादा हो जाता है, सॉरी, कम हो जाता है। कम होंगे इंटरेक्शंस ना, तभी तो ये आसानी से फ्री टू मूव होगा। मतलब जो यहाँ पे ए और बी बन रहे हैं, ए बी के बीच इंटरेक्शंस, ये वीक है, ये वीक है तो आसानी के साथ ये वेपराइज होगा। अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। मतलब जब इंटरेक्शंस कम होंगे तो वेपर्स ज्यादा बनेंगी, जब इंटरेक्शंस कम होंगे तो लिक्विड से वेपर बनना इजी होगा। और अगर लिक्विड से वेपर बनना इजी है तो जो वेपर्स बनेंगी, जो न्यू वेपर्स फॉर्म होंगी, उनका टोटल प्रेशर, थ्योरेटिकल प्रेशर, दैट इज राउल्ट्स के जो फॉर्मूले से आता है उससे ज्यादा है। इसमें क्या होगा, इसमें ए और बी को मिला के हमने इसको बनाया है, तो यहाँ ए बी इंट्रैक्शंस बनेंगे नए, ए और बी के मॉलिक्यूल के बीच के, क्योंकि यहाँ पे पी ऑब्जर्व कम है पी राउल्ट से, इसलिए ए बी के इंट्रैक्शंस ज्यादा हैं इंडिविजुअल ए से और बी बी से, बिकॉज फोर्सेस इंक्रीज हुए इसलिए वेपराइजेशन कम हो गया। जो राउल्ट से प्रिडिक्ट किया था उससे कम वैल्यू आई, राउल्ट से जो प्रिडिक्ट किया था उससे वैल्यू कम आई। नोट हो गया ये। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप लास्ट वाला एक बार वापस बता दोगे? हाँ, इसमें क्या हुआ है कि पी ऑब्जर्व जो है वो लेस हो गया है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वेपर्स ज्यादा फॉर्म हो रही हैं,
ए और बीबी के इंडिविजुअल से जो वेपर्स फॉर्म हो रही थी उससे भी ज्यादा, दैट मीन्स उससे भी कम फॉर्म हो रही थी, क्योंकि ऑब्जर्व जो है वो क्या हो गया, कम। जब जो कैलकुलेटेड है उसकी वैल्यू ज्यादा हो और जो मेजर्ड है दैट इज ऑब्जर्व्ड उसकी वैल्यू कम हो, दैट मीन्स जो वेपर्स है वो डिक्रीज कर गई हैं। वेपर्स क्या हो गए, डिक्रीज। वेपर्स बनना कब डिक्रीज होगा, जब ए और बी के इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हों। दैट मीन्स ए और बी जब फॉर्म हुआ तो उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी ज्यादा है, इसलिए वेपर्स का फॉर्मेशन कम हो रहा है। अगर वो कम होगा तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा, तो ए बी इंटरेक्शंस यहाँ पे ज्यादा हो गए। फॉर एग्जाम्पल HCl को H2O में अगर डाला तो HCl और H2O इनके बीच काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं बिकॉज ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, और इस वजह से HCl और H2O डालने पे हमें नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलती है। समझ गए सर। डेल्टा वी मिक्सिंग देखो इधर, दूसरा पॉइंट इसमें डाल लो, पॉइंट नंबर 2। डेल्टा वी मिक्सिंग कितना होगा, क्योंकि इंट्रैक्शंस में कोई फर्क नहीं है इसलिए जीरो होगा। फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम्स क्या होंगे, सेम। लेकिन यहाँ पे इंट्रैक्शंस कम हुए हैं, अगर इंट्रैक्शंस कम हुए हैं तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, इसलिए का मतलब फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा, इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। मिक्सचर जो बना है ए बी का, जो सोल्यूशन बना है उसके बनने पे जो वॉल्यूम आया वो उनके इंडिविजुअल वॉल्यूम के समेशन से क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए लिखते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब वी फाइनल जो है, वी इनिशियल दैट इज V1 प्लस V2 या VA प्लस VB से ज्यादा। यहाँ पे इंट्रैक्शंस बढ़ गए, इंट्रैक्शंस बढ़ गए तो गैस के मॉलिक्यूल्स, सॉरी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअल थे उनसे भी ज्यादा फोर्स लग रहा है सॉल्यूशन में, मतलब सॉल्यूशंस के मॉलिक्यूल्स और पास पास आ गए। अगर पास पास आ गए तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, मतलब वी फाइनल जो है वो V1 प्लस V2 से कम है। अब नेक्स्ट है, तीसरा लिखो, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगा, क्यों, वाई डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी जीरो, बिकॉज जब नए बॉन्ड्स बने उनके बीच के इंट्रैक्शंस ओल्ड बॉन्ड्स के बराबर थे, तो ए बी बी और ए बी ये सब कैसे हैं, इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, तो नो एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब। लेकिन यहाँ पे बताओ ए इंट्रैक्शंस और बीबी इंट्रैक्शंस ज्यादा है ए बी इंट्रैक्शन से, नेगेटिव डेविएशन में, मतलब जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, और जो नया बॉन्ड बनेगा उसमें रिलीज कम होगी। ऐसा अगर होगा तो ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज, बोलो। एज मोर एनर्जी, as more energy
will be required to break AA and BB types of bond या BB type attractions. जरूरी नहीं कि वो बॉन्ड हो, वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी हो सकता है, इसलिए अट्रैक्शन लिखो. एज कंपेयर टू AB टाइप, तो ओवरऑल एनर्जी क्या होगी? रिलीज. इसीलिए डेल्टा H मिक्सिंग कैसा होगा? यहीं पे लिख लो, ग्रेटर देन 0. डेल्टा V 0 था, डेल्टा H भी 0 था. समझ गए कि नहीं है आयुष? यस सर। एब्जॉर्ब हो जाएगी. क्यों? क्योंकि तोड़ने के लिए ज्यादा चाहिए, रिलीज हो रही है कम. इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो लेस देन 0 हो जाएगी, क्योंकि AA टाइप और BB टाइप इससे भी ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आ चुके हैं AB टाइप. तो AB जो बनेगा उसमें रिलीज ज्यादा होगी, इनको ब्रेक करने में कम लगेगी, ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी. सर जब हम ए बी का देख रहे हैं तो हमें ए ए और बी बी का ऐड नहीं करना चाहिए क्या, क्योंकि वेपर तो दोनों के रहेंगे ना ऊपर. AB भी तो बहुत ज्यादा बनेंगे ना, जितने AA हैं उसके अकॉर्डिंग भी AB बनेंगे, है ना भाई? 2A है ना यहाँ पे, यहाँ 2B है तो यहाँ 2AB बनेगा ना. हाँ सर, हाँ सॉरी. ऐसे याद रखो. आगे बढ़े. डेल्टा G मिक्सिंग क्या होगा? बोलो. जल्दी बताना. डेल्टा G मिक्सिंग क्या होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना सारे, सब में नेगेटिव होगा, तभी तो प्रोसेस हो रहा है, नहीं तो प्रोसेस नहीं हो पाएगा ना. अगर प्रोसेस को होना है तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होनी चाहिए? ऐसे इसमें बताओ, डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा? किसी चीज को मिक्स करते हैं तो डेल्टा एस मिक्सिंग कैसी होगी? ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 होगी ना, क्योंकि मिक्स करने से रेंडमनेस बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू सब में पॉजिटिव होगी. एग्जाम्पल्स बताओ. आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल क्या होगा? जब एक ही होमोलोगस सीरीज की चीजों को मिक्स करा जाए ऑर्गेनिक में, या एक ही नेचर वाले चीजों को मिक्स करा जाए, जैसे C2H5Br को मिक्स करते हैं C2H5Cl से, तो आइडियल सोल्यूशन बनेगा. इस तरीके से अगर बेंजीन को मिक्स कर दें टॉल्यूइन के साथ, दोनों ही नॉन पोलर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
तो आइडियल सोल्यूशन बनेगा। या कह सकते हैं प्रोपेन को मिक्स कर दें ब्यूटेन के साथ तो भी सेम बनेगा, हेक्सेन एंड हेप्टेन एटसेट्रा। और इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे को मिक्स करो जो आपस में नेचर डिफरेंट रखते हो। जैसे H2O में मिक्स कर दो CCl4 को, जैसे H2O में मिक्स कर दो CCl4 को, तो ये लिक्विड्स ऑफ अपोजिट नेचर। ये क्या है, लिक्विड्स ऑफ सेम नेचर। अच्छा, अगर H2O में मिक्स कर दिया अमोनिया को तो कैसा डेविएशन होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स में जाएंगे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। दोनों ही इनऑर्गेनिक थिंग्स हैं। हाँ, फिनॉल एनिलीन एटसेट्रा। देखो, तो इसमें और क्या एग्जांपल आएगा, पानी में HCl डालो, पानी में HNO3 डालो, सब के सब वैसे ही काम करेंगे। या इनऑर्गेनिक, तो ये हो गया। ऑर्गेनिक में देख लो, बेंजीन को मिक्स किया क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म जो है वो एक इनऑर्गेनिक है, सॉरी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। या क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराई एसीटोन से, इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बनेंगे। तो तुम्हें ध्यान रखना है, सॉल्वेंट अगर ऑर्गेनिक है तो उसमें ऑर्गेनिक चीज को डिजोल्व करें तो अच्छे से डिजोल्व होगी। सॉल्वेंट अगर इनऑर्गेनिक है, दैट इज पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें आयनिक कंपाउंड या अमोनिया, HNO3 एक्सेट्रा को घोलो। क्योंकि ये लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं इसलिए लिक्विड फॉर्म में ही लेना है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की बात नहीं कर रहे। नोट हो गया। डन। देखो, तो इसमें बताओ नेगेटिव डेविएशन किस में आएगा। सर HNO3H2। वेरी गुड। सोल्यूशन सारे ही हैं, ऐसा मत दिमाग में सोचना कि ये डिजॉल्व नहीं होगा अच्छे से। दीज ऑल आर सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस तो सारे ही हैं। दीज आर अनमिसिबल एक्चुअली,
मिसिबल होने के बाद भी उसमें देखना डेविएशन। तो हाइड्रोजन बी, बी आंसर है ना। एक्चुअल में क्या होता है, पानी में तो पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। अब जो नया आने वाला है, जब तक वो इससे इससे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा तब तक नेगेटिव डेविएशन नहीं होगा। लेकिन अगर इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग न्यू इनसे भी ज्यादा हो गई, तभी यहाँ नेगेटिव डेविएशन होगा। इसके केस में ऐसा नहीं होता है। इसके केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है, लेकिन पहले से वीक होती है। ये स्ट्रांग है और ये वीक है, इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन होता है। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। समझ गए? नेक्स्ट लिखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए वैलिड है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्वेंट ज्यादा हो, सॉल्यूट कम हो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उन सॉल्यूशंस के लिए हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस which contain नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। कैसा है उनके पास? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स। कॉलिगेटिव का मतलब होता है जो सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड करें। दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, which are dependent on the number of solute particles and does not depend on the nature of solute particles। solute particles का नेचर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता। वैसे भी जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसकी नेचर की जरूरत ही क्या है भाई? सॉल्यूशंस के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो वेपर, प्रेशर एक्सेट्रा की वजह से आती है। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया तो वो तो केवल वहां पे जगह घेरने के लिए आएगा, उसका नेचर कोई खास इफेक्ट डाल नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये नेचर पे तो डिपेंड करेगा नहीं।
लेकिन कितना अमाउंट डाला है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पे डाल दिए, उस पे तो जरूर डिपेंड करेगा। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो कौन सा पार्टिकल डाला है इससे मतलब नहीं है, पार्टिकल कितने नंबर में डाले हैं इससे मतलब है। इसके अंदर टोटल जो है हमें पढ़ने हैं, फर्स्ट पढ़ना है। देखो जो नाम है पूरा याद रखना है, पूरी ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इसका कुछ आधा ले लिया तो वो नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, इट्स कंप्लीटली अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, that is called ebioscopy। ebioscopy। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मीन्स कमी हो जाए, डिक्रीज हो जाए इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड क्रायोस्कोपी। एंड फोर्थ वन इज अवर osmotic pressure, osmotic pressure। गॉट इट। अब तक हो गए होंगे, गिना तो नहीं मैंने। मैं बताऊं देख के कितने पेजेस हो गए? एक, दो, तीन, चौथा पेज चल रहा है ये। चौथा पेज। ठीक है। सबसे पहली हेडिंग डाल लो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
वेपर्स बनेगी ऐसे। कब वेपर्स बनेगी? जब वोलेटाइल यहाँ पे कोई भी लिक्विड रहेगा। फॉर एग्जांपल पानी है, तो पानी की वेपर्स बनेगी। पानी प्योर फॉर्म में है तो P0H2 आएगा, वेपर्स बन रही। दीज आर द वेपर्स। सर बट वो वोलेटाइल क्या? वो वोलेटाइल तो है ना। कौन नहीं वोलेटाइल? नहीं समझा मैं, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, सर पानी वोलेटाइल नहीं है ना। वोलेटाइल है ना। वोलेटाइल मतलब जो वेपर बनाए, जो उड़ना चाहता है। जो उड़ना चाहता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल, ठीक है। जी पानी उड़ता है कि नहीं? हाँ सर। अब तुम पेट्रोल समझ रहे हो क्या पानी को? नहीं वो रूम टेम्परेचर में उड़ता है क्या ना सर। हाँ, उड़ता है ना। पेट्रोल डीजल जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। हाँ सर। पानी उसके रेस्पेक्ट में कम है, बट है तो पानी वोलेटाइल। अब देखना, अब देखना ध्यान से। अगर मैं इसमें NaCl मिला दूं तो क्या होगा? वेपर्स कम बनेगी कि ज्यादा बनेगी? पहले भी पढ़ा चुका हूँ ये। अगर वेपर प्रेशर, कम बनेंगे। हाँ, क्योंकि कुछ जगह NaCl आ जाएगा पानी के साथ में। ये पानी है और वो NaCl है, तो वेपर्स जो आएंगी वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। मतलब जब अभी PH2O निकालोगे और जो पहले H2O था, उन दोनों में क्या रिलेशन होगा? द न्यू प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स विल बी लेस देन। इसको हम लोग बोलते हैं P, क्योंकि हर बार तो पानी नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं PS। इसको हम लोग बोलते हैं P0। PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग NVS, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। NVS मतलब क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और P0 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो लोअरिंग कितनी होगी? लोअरिंग कितनी होगी? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑन एडिंग NVS, डेल्टा P कितना होगा? बोलो। P0 माइनस PS। तो रिलेटिव लोअरिंग कितनी होगी? बोलो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी होगी? मतलब फ्रैक्शन कितना होगा? कितना कम हुआ अपॉन में P0। यहां तक समझ आया ना? मुझे ध्यान से देख के बताना। PS को क्या मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इंटू P0 लिख सकता हूँ कि नहीं? पिछली क्लास में जो समझाया था उस तरीके से। सिंपल है। जितना पानी का फ्रैक्शन होगा उतने तो वेपर्स बनाएगा। इस वैल्यू को पुट करो तो आएगा P0 माइनस P0 x H2O अपॉन P0। ये सॉल्व करो। P0 अपॉन P0 1 माइनस x H2O। 1 माइनस x H2O का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो RLVP क्या होता है? फिर से लिख लो। यही होता है ना। इसी से सॉल्व किया, लेकिन इसको लिख लो, ये पूरा एक टर्म माना जाता है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मुझे RLVP चाहिए तो हम क्या करेंगे? N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ना। आप मुझे ध्यान से बताना,
ये तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूट ज्यादा होगा कि सॉल्वेंट? solvent. सॉल्यूट को नेग्लेक्ट करूं यहाँ से, एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट बचेगा। आप मुझे ध्यान से बताना, मोल फ्रैक्शंस या मोल्स का रेशियो अगर दिया है तो क्या मैं इसको एन सॉल्यूट W सॉल्वेंट into molar mass of solvent into 1000 लिख लूं? ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1000 लिख लूं? तो देखना, n सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट into 1000 क्या होता है? मोलैलिटी। सर m सॉल्वेंट ऊपर जाएगा ना? ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर लिख दो, क्योंकि मोल्स क्या होते हैं? W सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना? इसको यहाँ पे लिख दो। सही है। अभी फॉर्मूला बना कि नहीं बना? क्या डायरेक्ट फॉर्मूला याद करोगे ये? तो मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, फिर मैं 5 मिनट में आऊंगा वापस। एक बार मैं सब दे के जा रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व करना, टाइम दूंगा मैं नोट करने का। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, कितने टेम्परेचर है? 373 केल्विन। इज फाउंड टू बी 750 mm ऑफ Hg। पूछ रहा है द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन if vapor pressure of pure H2O, if vapor pressure of pure H2O, क्या मैंने बोला? if vapor pressure of pure H2O is 760 mm of Hg। थोड़ा ज्यादा दे दिया इनमें, चलो ठीक है। क्या लिखा है? ये सामान दिया हुआ है और पूछा गया है तुमसे, तो नोट करो जल्दी से। ऊपर का नोट हुआ कि नहीं? सर ऊपर का भी करना। कहाँ से? सर वही RLP यहीं से। ओके, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। तो पी एस इजिकल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू पी नॉट। समझ में आया कैसे आया ये? बोलो। अलग अलग Yes, आंसर नहीं, सबके आंसर सेम यस आने। सर। सर 1 मिनट क्वेश्चन दिखाइए ना। हाँ, ये नोट हो जाए पहले सबका। ये नोट हुआ? सर एक मिनट। फिर आर एल वी पी की जो वैल्यू थी, उसमें हमने पी एस को रिप्लेस कर दिया, पी नॉट एक्स एस टू। वहां से सॉल्व किया तो विदाउट मॉडिफिकेशन फॉर्मूला आया एक्स सॉल्यूट तक। और अगर मैं उसको भी आगे बढ़ाऊं, ये क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिया है तो एक और करो, पी नॉट एच टू ओ, इसकी वैल्यू सही लग रही है। 5.4 ग्राम ऑफ ANBS in 90 gram water is 23.32 torr। Calculate
molecular weight of solute, calculate m solute। 0.07 एक का आ रहा है, एक का जो है आ रहा है 0.741। अलग अलग आंसर नहीं आने चाहिए। 5 मिनट में देता हूँ, सॉल्व करो जब तक।
तो तीन ही आंसर आए अभी तक। फर्स्ट वाले का 0.07, सेकंड वाले का 57.2। तो फिर अलग अलग क्यों आ रहे हैं सब? संजय और अनिश का आ रहा है 0.74। चलो भाई देखता हूँ क्या है क्या नहीं। मुझे तो लगा था आ जाएगा तुम्हारा। कैसे करना है? 750 दिया है, मोलिलिटी पूछा है, तो वही वही लगाओ फॉर्मूला। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब देखो यहाँ पे तो मोल फ्रैक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सीधे लगा दो एक्स ऑफ सॉल्यूट, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो मोलिलिटी वाला एक्चुअली सर। तो मोलिलिटी इंटू क्या होता है फॉर्मूला, बोलो कितना होता है? एम एम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अपॉन में 1000, ऐसे आया होगा ना। अच्छा पी नॉट कितना है? 760, 750, 760, एम 18। ये यहाँ पे 18 की जगह पे कुछ और ले लिया था क्या तुमने? 180 ले लिया था क्या? बोलो। ये जीरो से एक जीरो भी काट दो, ऊपर वाला काट देते, एक ही चीज है। मोलिटी कितनी आएगी? 100 × 10 अपॉन 76 × 18। तो 18/1000 कितना आता था? 55.5, याद है? अरे याद है कि नहीं? तो जो 0.74 वालों का आंसर मुझे सही लग रहा है इसको देख के। 7 7 जा 49, 8 7 56, वही आंसर आएगा। ठीक है कि नहीं आएगा? बोलो। देख लिया सबने? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ओके नो इश्यू। कैलकुलेशन एरर नहीं करो। इसका बताओ, इसका बताओ। हम्म, बोलो बोलो बोलो। कैसे करोगे? कैसे करोगे? वही फॉर्मूला लगाओगे? अब देखो यहाँ पे मोरालिटी वगैरह कुछ पूछा नहीं है, एनबीएस वगैरह दे रहा है, तो एक्स सॉल्यूट वाला लगाओ। इसमें इग्नोर करेंगे, वैसी कोई बात नहीं है आगे चल के। पी नॉट कितना है? 23.76, 23.32, यही है ना? एक्स सॉल्यूट का मतलब क्या है? एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। ये वाली वैल्यू को सॉल्व करो, कितना आएगा? 76 - 32 कितना आएगा? बोलो। 44। और ये एन सॉल्यूट कितना आएगा? एनवीएस कितना है? 5.4 ग्राम। तो ये भी 5.4 अपॉन एम सॉल्यूट आएगा। क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन है, इसको हम कभी भी इग्नोर कर सकते हैं जब हमारा मन होगा। ठीक है। और 90, 5 आ जाएगा ये। अभी सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। बोलो बोलो बोलो। इग्नोर कर दिया है मैंने वहां पे, है ना? एक मैंने इग्नोर करा है वहां पे, देख लेना ध्यान से। ये वाला इग्नोर किया, ठीक है? टर्म। उधर ले जाओ उसको, उधर ले जाओ उसको। ये कितना होगा? 20 और 22, 22 आएगा ना? 220। 2.20 आएगा क्या ये?
इसको आगे सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। ये लगभग कितना आएगा? हैं? 550 के अराउंड आ रहा है क्या? सॉल्व करो उसको, अच्छे से सॉल्व करो। देख लो कहाँ पे गलती करी थी तुम्हारे, मेरे पास आंसर आंसर नहीं है इसका, लेकिन जो आंसर आएगा वो सही है, इतना मान के चलो। 564 सही है, वेरी गुड है। सर बाकी बट तो एग्जैक्ट है। पॉइंट नहीं लिया। हाँ कोई बात नहीं, कैलकुलेशन देख लो ऊपर की सही है। फिर 57 कैसे आ रहा है बाकी लोग का? एक लोग का मतलब, बाकी नहीं, एक ही लोग ने आंसर दिया है। वेरी गुड, बाकी लोग को भी आंसर देना चाहिए। 54 × 23.76, तो ये हो जाता है इतना, और इसमें डिवाइड कर दें इतने से। फाइव। क्वेश्चन। बोलो। सर 1 मिनट, क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन तो ये है। अरे इसमें तो कैलकुलेशन है, बताओ इसमें क्या है, मैं समझा। सर 5.4 था ना? मैंने कम ले लिया है क्या? आपने नीचे 54 कर दिया। ऐसा भी कर दिया मैंने? अच्छा, यहाँ पे 5.4 है, यहाँ पे नहीं है। अच्छा ओके गुड। कुछ मैंने किया तो नहीं उसमें खिलवाड़, ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ। अच्छा ये वो मैं भूल गया, यहाँ पे ये पॉइंट लगा है। तो ऐसी गलती हो जाती है एग्जाम में, तुमसे भी लगता है, तभी मार्क्स नहीं आते हैं। सर ओके, 58.3 आएगा। अब सही है ना? फिर तो इसका मतलब जिसने आंसर दिया था उसको सही है। किसने आंसर दिया था? संचय ने दिया था। वेरी गुड वेरी गुड संचय। तुमने अपना आंसर क्यों बदल लिया फिर? तुमने अच्छा ये बताया कि कैलकुलेशन इतनी आ रही है। ओके सर ओके, तुम्हारा आंसर तो सही है। 57 के राउंड तुम लाए हो खुद से कैलकुलेट करके, वेरी गुड। मैंने देखा था आंसर आयुष, तुमने कहाँ बोला था वो देखा नहीं मैंने। मैंने अच्छा, संचय से ऊपर तो किसी का आया भी नहीं, बोला होगा तुमने फिर। ओके, मैं तो यहाँ पे नहीं था ना। चलो चलो, हो गया हो गया। ये याद रखना 5.4 था, 54 नहीं था वो। तो ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है 58 वाला? ये एलिमेंट क्या, ये तो कुछ भी हो सकता है ना। ये तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ना, ये कोई कंपाउंड भी हो सकता है, तो हम ये तो पता नहीं लगा पाते। छोड़ो फिर। ओके, एसीटोन का कितना होता है? 60 होता है क्या? यूरिया का 60 होता है। ठीक है देख लो। वैसे तो ये इसमें पूछा भी नहीं है, इसके लिए उसको डेटा देना पड़ेगा काफी। नेक्स्ट लिखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट लिखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान रहे, बॉइलिंग पॉइंट कब आता है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर बॉइलिंग पॉइंट है? जब गैस और लिक्विड को एग्जिस्ट करते हैं। कोएग्जिस्ट करते हैं। ओके, कोएग्जिस्ट तो इवेपोरेशन पे भी करते हैं, यस और नो? यस और नो भाई? 40 डिग्री पे भी करेंगे, 20 डिग्री पे भी करेंगे कोएग्जिस्ट।
करेंगे ना। व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो जाता है, बोलो, बिकम्स इक्वल टू किसके बराबर, एस्पिरेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर, तब आता है बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एक एक मॉलिक्यूल जो है वो बल्क से भी गैस में चेंज होने लगता है, देन इट इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस समय लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना ज्यादा आ जाए, इतना ज्यादा आ जाए कि यहाँ जो प्रेशर हो बाहर, फॉर एग्जाम्पल 1 atm उसके बराबर हो जाए। पानी के लिए कितना होता है ये, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, प्योर वाटर। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर मैंने इसमें कुछ मिला दिया जो कि नॉन वोलेटाइल है, फॉर एग्जाम्पल नमक मिला दिया, तो क्या सेम टेम्परेचर पे वाटर बॉईल करेगा क्या, बोलो बोलो, वेरी गुड, आंसर दो, जो भी बोल रहे हो। इंक्रीज करेगा, क्यों करेगा इंक्रीज, बोलो। समझ समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। सर वो नंबर ऑफ सॉल्यूट Yes. मॉलिक्यूल बढ़ गए हैं। क्या बोला, कुछ बोला तुमने, मॉलिक्यूल वगैरह कुछ बोला। देखो ये वेपर्स बन रहे थे, लेकिन एनवीएस मिलाने से ये वेपर्स क्या हो गए, डिक्रीज कर गई ना। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बाहर वाला तो डिक्रीज नहीं हुआ ना, वो तो उतना ही है। तो अगर वेपर प्रेशर कम बन रहे हैं, वेपर प्रेशर कम है, तो क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 atm आ पाएगा, बोलो, क्या आ पाएगा, क्या 100 पे सेम वेपर्स बन पाएंगी क्या एनवीएस मिलाने पे, नहीं नहीं। सर, उसके फिर सर ज्यादा थोड़ा टेम्परेचर प्राइस पे हो जाएंगे। जाएगा। थोड़ा ज्यादा हीट करना पड़ेगा ना, हाँ। मतलब टीबी विल बी ग्रेटर देन टीबी नॉट, तो एलिवेट हुआ कि नहीं हुआ, क्या एलिवेशन हुआ नहीं हुआ, हुआ, ओके। यही बात है, इसको ही बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखते हैं, व्हेन a non volatile solute is added to a pure solvent, the vapor pressure of solvent decreases and the vapor pressure of solution will be less than the vapor pressure of pure solvent। हाँ या ना, बोलो, कोई दिक्कत इस बात में, इसको समझाया है साइड में समझाया कि नहीं समझाया। नमक डाल के दाल पकाओगे तो अच्छी गलेगी, क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पानी का बढ़ जाता है, और अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो काफी ज्यादा टेम्परेचर आने पे वो क्या करेगा, बॉईल करेगा, उसके पहले बॉईल नहीं करेगा। मान लो 105 डिग्री पे बॉईल कर रहा है, काफी अच्छी बात है। बाकी तो प्रेशर कुकर है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर आजकल तो और भी चीजें बढ़ा देते हैं, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही बढ़ा देता है प्रेशर कुकर। 1 atm प्लस जो स्टीम बनी वो भी, अब तो बहुत बॉईल करना पड़ेगा, फिर तो 1-2 सीटी में ही काम हो जाता है, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ,
समझ गए होगे? आगे बढ़ा दें? क्या बढ़ा दें आगे भाई? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। टीबी नॉट, टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीबी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डेल्टा टीबी कितना आएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डन। अच्छा, अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं? टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी कितना आएगा? जितनी की इंक्रीमेंट हुई है, जितने का एलिवेशन हुआ है, जितने का क्या हुआ है? एलिवेशन। नोट कर लिया ये सब? बोलो जल्दी। नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? लास्ट लाइन। अरे नोट करो, नोट करो, नोट करो। फिर फॉर्मूला बताता हूँ जिससे सवाल सॉल्व होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो यही है कि जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे, क्या उतनी ज्यादा एलिवेशन होगी कि नहीं होगी? यस और नो? यस। ठीक, तब तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, देखो, लिक्विड जो है ना, लिक्विड, उसका वेपर प्रेशर इधर ले लिया, टेम्परेचर इधर ले लिया। ये जो प्रेशर है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, पीएटीएम। तो स्टार्टिंग में हीट करना स्टार्ट किया प्योर सॉल्वेंट को, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। इस तरीके से बना लो, ऐसा ग्राफ बना लो। यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा उसको क्या बोलो? क्या होगा ये टेम्परेचर? तीनों बोलो। प्योर सॉल्वेंट है ये, क्या है ये? प्योर प्योर सॉल्वेंट, और इसमें कोई सामान नहीं पड़ा है। दैट इज अवर टीबी नॉट। लेकिन एनवीएस मिला दिया तो स्टार्टिंग से ही वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। नीचे से ग्राफ स्टार्ट होगा कि नहीं? बोलो यस और नो? यस सर। इस तरीके से जाएगा कुछ। अब सेम प्रेशर लाने के लिए हीट करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा ज्यादा? बताओ, टेम्परेचर देखो, क्या इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हुआ कि नहीं हुआ? ये जो गैप है यही क्या है? डेल्टा टी। ये जो गैप है यही क्या है? डेल्टा टीबी है। तो वेपर प्रेशर में जितनी कमी आ रही है, देखो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर में क्या है? डिक्रीमेंट।
पहले यहाँ पे ज्यादा था एक गिवन टेम्परेचर पे, मान लो ये टेम्परेचर है टी डैश, इस समय अगर वेपर प्रेशर इसका कितना था, पी नॉट, इस वाले का कितना बचा है, कम, पी एस। तो ये इसके अंदर जो रिलेटिव लोअरिंग है या जो लोअरिंग है, उसी के रेशियो में क्या होता है, डेल्टा टी बी आता है। मतलब जितना ज्यादा एनवीएस मिलाओगे उतना ज्यादा डेल्टा पी की वैल्यू आएगी। सिंपल चीजें हैं, समझो। जितना ज्यादा डेल्टा पी होगा, जितना ज्यादा एनवीएस मिलाओगे उतना ज्यादा डेल्टा पी होगा, जितना ज्यादा डेल्टा पी होगा उतना ज्यादा डेल्टा बी होगा। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा बी। उल्टा लिख लो, हमारा फोकस किस पे, डेल्टा टी बी पे। ये डेल्टा टी बी क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जितना कम होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा। सिंपल सी बात को समझो। लेकिन हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो डेल्टा पी है उसकी जब पी नॉट से डिवाइड करते हैं तो मोलैलिटी इंटू एम सॉल्वेंट अपॉन 1000 होता है। मतलब डेल्टा पी जो है वो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है और डेल्टा टी बी डेल्टा पी के प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को मिला के क्या मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। इस फॉर्मूले को जब खोला जाता है तो एक कांस्टेंट आता है, Kb. This Kb is called molar elevation constant. This is called molar elevation constant. डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यूनिट क्या आएगी, यूनिट बताओ क्या आएगी, यूनिट ऑफ केबी क्या आएगी। डिक्रीज और इंक्रीज इन टेम्परेचर जो होता है वो सेंटीग्रेड केल्विन में सेम ही होता है। चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, केल्विन पर मोलल या केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्या मोलरिटी यही होती है ना, मोलरिटी क्या होती है, मोल पर किलोग्राम होती है ना, केल्विन किलोग्राम पर मोल। दोनों यूनिट केबी की हैं, ये भी लिखी जाती है, ये भी लिखी जाती है। यूनिट दी ही नहीं होगी एग्जाम में, उनको अंडरस्टूड रहता है कि यूनिट ये है, यूनिट का चक्कर नहीं देते हैं वो। बट इफ द यूनिट इज गिवन देन इट्स नो प्रॉब्लम। यूनिट देख लेना, पर मोलल होता है केबी, डिफाइन ऐसे किया है। बोलो कोई दिक्कत। केबी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, डेल्टा टीबी निकल जाएगा। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सा सवाल है, इसको सॉल्व करें। और ऊपर का लिखना है कुछ क्या, जल्दी बोलो, 5 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। अरे कुछ लिखना बचा है क्या। सर थोड़ा नीचे। ओके।
ठीक है। क्वेश्चन दे रहा था मैं, क्वेश्चन लिख। आज का लास्ट सवाल। सल्फर इन CH2 डाला है। कार्बन डाइसल्फाइड इज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। 100 ग्राम सल्फर डाला है इसमें। कितना डाला सल्फर? 3.2 ग्राम। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है 320.4 केल्विन। प्योर CH2 का बॉइलिंग पॉइंट 320 केल्विन। Kb की वैल्यू 2.4 किलोग्राम पर मोल। M सॉल्यूट पूछा है। M सॉल्यूट सल्फर ही है ना, निकल जाएगा। देन पूछा है देन फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इन CH2। क्वेश्चन फिर से सुन लो। सल्फर 3.2 ग्राम CH2 में ऐड किया तो नया बॉइलिंग पॉइंट 320.4 केल्विन आया। सिर्फ CH2 जब होता है प्योर तो 320 केल्विन होता है। Kb ऑफ CH2, Kb इज ऑलवेज फॉर अ सॉल्वेंट। ये सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। Kb सॉल्वेंट का कितना है? 2.4 किलोग्राम पर। क्योंकि ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, नेचर ऑफ पे डिपेंड नहीं करती। नेचर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, क्या तुम मिला रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए सॉल्वेंट के हिसाब से ही Kb होता है। हर एक सॉल्वेंट का Kb अलग होता है, जो कि सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता। M solute that is molecular mass of solute that is molecular mass of sulfur पूछा है। सल्फर का मोलार मास उसको निकालने का बताना है। सल्फर किस फॉर्म में है? सल्फर किस फॉर्म में है मतलब सल्फर की देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स, S2, S4, S6, S8 एटसेट्रा। तुम्हें बताना है सल्फर यहाँ किस फॉर्म में है। ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये करके लाओगे घर से अगर नहीं हो पा रहा है अभी। इट्स योर होमवर्क। सिंपल सवाल करना है। कोई दिक्कत? बोलो। 192 आया ना, तो S6 हो जाएगा आंसर। सॉल्व कर लेना घर में, फॉर्मूला बेस्ड है। और सा फॉर्मूला लगाओगे, दिस डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। S6 आएगा, S6। S6 आना चाहिए आंसर सबका, ठीक है। आया जो इसके बाद क्लास नहीं है क्या? इसको एंड करें? हाँ सर। चलो बाय। थैंक यू सर।